Hello, my dear students. This is your SST teacher Varsha, and here today with the last lecture of the chapter 6 of class 8, which is Revolt of 1857. हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि जो ये रिवोल्ट था ये स्टार्ट कैसे हुआ, और हम लास्ट लेक्चर में ये भी पढ़ चुके हैं कि रिवोल्ट खत्म भी कैसे हुआ। अब ये रिवोल्ट खत्म हुआ तो क्यों हुआ, ऐसी क्या कमियां रह गई थी कि जिस वजह से ये रिवोल्ट को एंड होना पड़ा और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को खदेड़ नहीं पाया। तो ये सारी चीजें अब हम पढ़ेंगे इस वाले लेक्चर में। So, failure of the revolt. Stay tuned. Though the revolt of 1857 was a serious challenge for the British, they were able to suppress it due to certain reasons. अब कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट इस रिवोल्ट को रोक पाई, सप्रेस कर पाई। फर्स्ट थिंग, रिवोल्ट वॉज कन्फाइंड टू ओनली नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। जो रिवोल्ट था वो सिर्फ नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया तक ही फैल पाया था। इंडिया के पूरे पार्ट्स में ये रिवोल्ट वर्क नहीं कर रहा था, क्योंकि इसको सभी पार्ट से सपोर्ट नहीं मिला, इंडिया के सभी सेक्शन से सपोर्ट नहीं मिले। दैट इज वाई ये रिवोल्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया जितना ये हो सकता था। मेनी रूलर्स सच एज निजाम ऑफ हैदराबाद एंड सिंधियास एंड द होलकर्स वर sympathetic towards the British and some of them even supported the British. अब कई सारे रूलर्स जैसे कि निजाम ऑफ हैदराबाद और होलकर्स एंड द सिंधियास, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टुवर्ड्स सिंपैथेटिक थे और उन्होंने सपोर्ट भी किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इसी वजह से ये रिवोल्ट आगे नहीं बढ़ पाया। द वेस्टर्न एजुकेटेड क्लास और द इंटेलिजेंसिया also did not participate or show any sympathy towards the rebels. अब वेस्टर्न एजुकेटेड क्लास जो थे और इंडिया की जितनी भी एजुकेटेड क्लास थी, उन्होंने इस चीज में पार्टिसिपेट नहीं किया, रिबल्स की तरफ कोई भी सिंपैथी नहीं जताई और इस रिवोल्ट को आगे बढ़ाने में कोई हेल्प नहीं की। दैट इज वाई, क्योंकि सपोर्ट कम था इस रिबेल के लिए, इस रिवोल्ट के लिए सपोर्ट कम था। दैट इज वाई ये रिवोल्ट सप्रेस किया जा सका, इसको रोका जा सका। अदरवाइज अगर सपोर्ट होता तो इसको रोका नहीं जा सकता था। The rebels were not well organized. They had no plans to replace the British government. There was a lack of central or common ideology. अब इसमें एक सबसे बड़ी बात होती है कि हमें कुछ काम करने के लिए एक गोल सेट करना चाहिए। हम अभी तक आज तक सुनते आए हैं कि अगर आप लाइफ में कुछ काम करना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं, अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो आपको एक गोल बनाना चाहिए और आपको उस गोल के लिए पूरी मेहनत लगा देनी चाहिए, अपनी पूरे शिद्दत से उस गोल तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी चाहिए। बट हमारा जो 1857 का रिवोल्ट था, इसमें एक प्रॉब्लम हमारे सामने आती है कि कोई एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी नहीं थी। बस रिवोल्ट किए जा रहे थे लोग, उनका गोल ये नहीं, एक स्पेसिफाइड सेट नहीं था, सभी लोगों का गोल सेट नहीं था। रिबेल्स वर नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। अगर गोल सेट होता तो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते। उनके कोई स्पेसिफिक प्लान्स नहीं थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्लेस करने के। अगर वो जीत भी जाते तो उनके कोई डिसीजंस नहीं थे कि अगर वो जीत जाएंगे तो कौन रूल करेगा, क्या आगे कैसे आगे इस देश को बढ़ाया जाएगा, इस चीज को लेकर कोई भी आइडियोलॉजी नहीं थी उनके दिमाग में। ऑल्सो वाइल द रिबल्स हैड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डायनेमिक लीडर्स सच एज रानी लक्ष्मीबाई एंड नाना साहेब, नो नेशनल लीडर emerged to coordinate the movement and give it a purpose or direction. The Mughal ruler was an uninspiring and reluctant leader. अब क्यों, ऑल दो हमारे जो रिबेल्स थे, उस रिबेल्स में जो लीडर्स थे वो काफी फेमस रूलर्स, डायनामिक पर्सनालिटी के रूलर्स थे, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, ये सभी थे रिवोल्ट में। बट कोई भी लीडर ऐसे आया नहीं जिसने इस पूरे मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करने की सोची हो। पूरे इंडिया में जो ये वर्क चल रहा था, रिवोल्ट चल रहा था, इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए किसी ने भी नहीं सोचा। सब अपने अपने एरिया से बस रिवोल्ट किए जा रहे थे। तो इसका एक प्रॉपर मेथड नहीं था, एक प्रॉपर ऑर्डर में कुछ काम नहीं हो रहा था, बस रिवोल्ट हो रहा था, जिस वजह से इनको हराना आसान रहा। जो मुगल रूलर था उस टाइम पे वो अनइंस्पायरिंग था और वो रिलेक्टेंट लीडर था, बहुत वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकता था। दैट इज वाई भी इसको कोई लीड नहीं कर पाया। ओवरऑल एक प्रॉपर सिंगल लीडर नहीं रहा, हर जगह पे अपने एक डिफरेंट लीडर्स रहे। रिबेल्स लैक्ड मॉडर्न आर्म्स एंड एम्यूनिशन। अब एक और बड़ी बात, जो रिबेल्स थे उनके पास मॉडर्न आर्म्स नहीं थे, मतलब उनके पास नए हथियार नहीं थे, उनके जो हथियार थे वो पुराने हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल, मेनली हमारे जो इंडियन रूलर्स थे वो तलवारों से लड़ते थे, ठीक है, तो दूर से फायर करने वाले कोई फायर आर्म्स नहीं थे उनके पास। The weapons taken from the British could only last for some time. जो weapons वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से चुराते थे
या उनसे छीनते थे, हासिल करते थे, वो कुछ ही समय तक चल पाते थे। उनके पास पूरे प्रॉपर एम्यूनिशंस नहीं होते थे क्योंकि उसको यूज करने के लिए। दैट इज व्हाई द रिबल्स ऑफन हैड टू फाइट विद swords, स्पीयर्स एंड स्पाइक्स। वही जो मैंने अभी बताया, उनको तलवारों से, स्पीयर मतलब भाले से, और पाइक से लड़ना पड़ता था। The company, on the other hand, had supplies of modern weapons at their disposal. Also, unlike the British, the rebels lacked access to communication systems such as telegraph and the railways. अब सेकेंडली वेपन्स नहीं थे, और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो कम्युनिकेशन पूरी फैसिलिटीज पे सुविधा थी, एक्सेस था, बट जो हमारे इंडियन पीपल थे जो ये रिवोल्ट कर रहे थे, उनके पास कम्युनिकेशन सिस्टम्स के कोई एक्सेस नहीं थे, कोई टेलीग्राफ या रेडियो फैसिलिटीज पे एक्सेस नहीं था। दैट इज वाई भी ये रिवोल्ट आगे नहीं बढ़ पाया। अब नेचर ऑफ रिवोल्ट, इस रिवोल्ट की नेचर क्या थी, ये इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। The revolt of 1857 still continues to generate a lot of interest and controversy. It is called by different names such as Sepoy Mutiny, India's first warfare of independence, and the uprising of 1857. तो इस रिवोल्ट को कई सारे नेम से जाना जाता है। The revolt of 1857 was referred to as the Sepoy Mutiny by British. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसका नाम रखा है द सिपॉय म्यूटिनी, ठीक है। It implies that the revolt was confined only to the sepoys. However, this was not the case. अब सिपोय म्यूटिनी से तो क्या मतलब निकल के आ रहा है कि जो सिपोयस थे, जो सिपाही थे उस टाइम पे, उन्होंने ही रिवोल्ट किया था, बट ऐसा नहीं है। While the revolt did not begin as mutiny by the sepoys, it was taken up by people from other sections of the society as well. अब सिपोइस ने स्टार्ट किया था, बट इसको दूसरे सेक्शंस ने भी अडॉप्ट कर लिया था और रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया था। सम इंडियन हिस्टोरियंस प्रेफर टू कॉल इट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। कई इंडियन हिस्टोरियंस हैं जो इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहना भी पसंद करते हैं। दे हैव brought out evidence to show that the revolt was widespread and powerful, और वो इस चीज का एविडेंस शो कर सकते हैं कि जो रिवोल्ट था वो वाइड स्प्रेड था, काफी फैला हुआ था और पावरफुल था। बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फॉट टुगेदर अगेंस्ट द ब्रिटिश। हाउएवर, कई सारे स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं that calling the revolt as the first war of independence is not totally accurate, as इंडिया उस टाइम पे नेशन नहीं था इन द मॉडर्न सेंस ऑफ वर्ड। द सिपाहीज वांटेड टू एंड द ब्रिटिश रूल। जो सिपाहीज थे वो बस ब्रिटिश रूल को खत्म करना चाहते थे, बट देयर लॉयल्टी वाज नॉट टुवर्ड्स द कंट्री। जो सिपाहीज की लॉयल्टी थी वो कंट्री के टुवर्ड्स नहीं थी, ऐसा कुछ हिस्टोरियंस का मानना है, बट टुवर्ड्स देयर प्रोविंशियल किंगडम्स ओनली। बट उनकी जो लॉयल्टी थी वो सिर्फ उनकी एरियाज के एरियाज से रिलेटेड थी जहाँ वो रहते थे। उन्होंने पूरी कंट्री के लिए रिवोल्ट स्टार्ट नहीं किया था, और बात सही भी है। अगर हम इस चैप्टर की शुरुआत में देखें तो मंगल पांडे ने जो रिवोल्ट स्टार्ट किया था ये, वो क्यों किया था, क्योंकि उन्हें ये अफवाह सुनने को मिली थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो कार्ट्रिजेस यूज की है उसमें, उस कार्ट्रिजेस में काव और पिग फैट को यूज किया है फॉर ग्रीसिंग पर्पसेस। दैट इज वाई उन्होंने ये इनिशिएट किया था। नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ द रिवोल्ट। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट सप्रेस कर पाई रिवोल्ट को, दे मेड मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। अब उन्होंने सप्रेस करने के बाद कई सारे मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए गए बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ताकि वो इंडियन प्रोविंसेस पे अपना होल्ड बढ़ा सके और अच्छे से कंट्रोल कर सके इंडिया को। अब क्या क्या चेंजेस किए गए, तो ये चेंजेस कुछ मेजर चेंजेस थे जिसकी वजह से उन्हें बेनिफिट होना था ऑब्वियसली। फर्स्ट वॉज द रिवोल्ट सॉ द एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जैसे ही रिवोल्ट हुआ उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एंड पे आ गई, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्टली चेतावनी दी जा चुकी थी और उसे कई जगहों पर हराया भी जा चुका था। दैट इज वाई ईस्ट इंडिया कंपनी का यहीं पर एंड हो गया। बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया जिसमें कंपनी का रूल डिसॉल्व कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया, और जो मेन पावर्स हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रांसफर होकर ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। मतलब अब ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल कर रही थी इंडिया को और वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी। दिस वॉज डन टू इंश्योर बेटर एंड मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जितने भी अफेयर्स हैं, जितने भी चीजें होती है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैनेज किया जा सके। ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर होता है, ही वॉज मेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक मेंबर को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया घोषित किया गया। उसे रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया हर चीज के लिए। इंडिया में कोई भी मैटर्स रहते हैं रिलेटेड टू गवर्नेंस, उससे किसी भी रिलेटेड मैटर्स से ही विल रिमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी सच मैटर। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे उनको एक उपाधि दी गई विच वॉज वाइसरॉय।
टाइटल, ठीक है, उपाधि को इंग्लिश में कहते हैं टाइटल. सो द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइस रॉय, दैट इज पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन. वाइस रॉय का मतलब है क्राउन का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव. ब्रिटिश क्राउन का मतलब है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, उसको ब्रिटिश क्राउन से सिग्निफाई किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ये टर्म यूज की गई है ब्रिटिश क्राउन को. ये देखिए यहाँ पर ये मेंशन है ब्रिटिश क्राउन. ब्रिटिश क्राउन के पास सारी पावर्स चली गई थी, ठीक है, तो ब्रिटिश क्राउन का मतलब है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली उस चीज को हैंडल कर रही थी. द वाइस रॉय हैड टू रिपोर्ट टू द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हु इन टर्न वाज रिस्पांसिबल फॉर टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट. तो डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास सारी इंफॉर्मेशन जा रही थी. अब कोई भी मीडिएटर नहीं था जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी पहले थी, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो. सेकेंड है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन रूलर्स को अश्योर किया कि उनके राइट्स की रिस्पेक्ट की जाएगी और उनके लैंड्स को भी नहीं छीना जाएगा. फ्यूचर में उनके अडॉप्टेड सन्स को भी राइट्स होंगे कि वो रूलर्स बन सकते हैं. ये सारी चीजें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन रूलर्स से प्रॉमिस की. बट द किंग्स हैड टू रिकॉग्नाइज और टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द क्वीन विक्टोरिया. जो क्वीन विक्टोरिया थी, ब्रिटेन की क्वीन थी, उनकी अथॉरिटी माननी पड़ेगी, ये शर्त रखी गई. एंड इंडियन रूलर्स को एक्नॉलेज करना पड़ेगा दैट दे आर acknowledge her as their sovereign paramount, और उनको मतलब सबसे बड़ी ताकत माना जाना जरूरी है. दे हैड टू होल्ड देयर किंगडम्स एज सबॉर्डिनेट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन. ये सारी शर्तें मेंशन की गई बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द इंडियन रूलर्स. नेक्स्ट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अश्योर किया कि इंडियन पीपल को उनके रिलीजियस बिलीफ्स और रिलीजियस प्रैक्टिसेस में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा. उनकी जो भी रिलीजियस बिलीफ्स हैं, प्रैक्टिस हैं, कस्टम्स हैं, उनसे रिलेटेड उनको परेशान नहीं किया जाएगा. द ब्रिटिश प्रोमिस्ड रिलीजियस टॉलरेंस एंड प्रपोज टू गवर्न इंडियन अकॉर्डिंग टू देयर एस्टेब्लिश्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम रिलीजियस टॉलरेंस रखेंगे और आपको आपके कस्टम्स और ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग ही डील करेंगे, ठीक है. सेकंड, नेक्स्ट चीज क्या थी? चेंजेस वर मेड इन द आर्मी. अब आर्मी में कुछ मेजर चेंजेस किए गए. ये मेजर चेंजेस क्या थे? यूरोपियन सोल्जर्स की नंबर बढ़ा दिए गए और इंडियन सोल्जर्स का नंबर कम कर दिया गया, क्योंकि इंडियन सोल्जर्स ने रिवोल्ट किया था. दैट इज वाई इंडियन सोल्जर्स का नंबर कम कर दिया गया. उन सोल्जर्स में भी अवध, बंगाल, सेंट्रल इंडिया के जो लोग थे, गुरखास एंड सिख एंड पठान, इन सभी को एम्प्लॉय किया गया और जो पुराने सोल्जर्स थे उनको हटा दिया गया, क्योंकि उन लोगों ने रिवोल्ट किया था. और उन्हीं से रिलेटेड ये जो अवध, बंगाल और सेंट्रल इंडिया के लोग थे, इन्होंने सपोर्ट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिवोल्ट के दौरान. दैट इज वाई इनको रखा गया ब्रिटिश आर्मी में, वेरस दूसरे सिपॉइज को हटा दिया गया. द मुस्लिम एरिस्टोक्रेसी वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवोल्ट बाय द ब्रिटिश. मुस्लिम एरिस्टोक्रेसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया बाय द ब्रिटिश. ब्रिटिश ने मुस्लिम लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया. और फिर उसके बाद से मुस्लिम्स को शक की नज़रों से देखा जाने लगा कि ये हमारे लिए नुकसानदायक हैं. लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैनी मुस्लिम्स वर कन्फिस्केटेड. और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई सारे मुस्लिम्स की लैंड और प्रॉपर्टी रोक ली, हासिल कर ली, छीन ली. द ब्रिटिश बिगैन टू यूज द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. और यहीं से ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी स्टार्ट कर दी. हिंदू मुस्लिम्स में या दूसरी जितनी भी कास्ट है इंडिया में, उसमें डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चालू कर दी गई, ताकि इंडियंस जो है वो एकजुट होकर, यूनाइट होकर नहीं रह सकें और दोबारा रिवोल्ट नहीं कर सके. डिवाइड एंड रूल पॉलिसी किस लिए की जाती है? इसीलिए कि यूनिटी नहीं रहे. अगर लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे तो यूनिटी नहीं रहेगी और रिवोल्ट नहीं होगा. रिवोल्ट नहीं होगा तो आप कभी भी अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है. तो दस अ न्यू फेज ऑफ हिस्ट्री बिगैन इन 1857. 1857 में एक हिस्ट्री का नया फेज इनिशिएट हुआ, नया फेज चालू हुआ. दो द रिवोल्ट फेल्ड, चूंकि रिवोल्ट फेल्ड हो चुका था, बट इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. So that's all about this chapter, students. Thank you very much. Keep studying and stay safe. You can ask if there are any problems. Thank you very much.